ज़रा सोचें, आप एक लंबे सफ़र पे हैं और चलते चलते आप थक जाते हैं और आपको नींद आने लगती। आप अपनी ही गाड़ी में आराम करने लगते हैं। आसपास जो थोड़ी बहुत भीड़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। अब रात का टाइम है, सन्नाटा है, और फिर आपको ऐसा लगे कि आपकी गाड़ी की विंडो पे कोई नॉक करता है, और जैसे ही आप उठकर देखते हैं तो बाहर कोई नहीं होता। लेकिन वही नॉकिंग की आवाज़ कभी दूसरी तरफ से और कभी पीछे से, गाड़ी के चारों तरफ से आने लगती, और फिर आपको लगे जैसे कोई गाड़ी के आसपास चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है। सोचें क्या हालत हो जाएगी। ऐसी कुछ स्टोरीज़ हैं जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की, लोगों के साथ पेश आ चुकी। सोचें डर के मारे उनकी क्या हालत होती होगी। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अपनी स्टोरी लिखकर या वॉइस मैसेज के ज़रिए मुझे शेयर कर सकते हैं। चलते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। आज की स्टोरीज़ भी बहुत खौफनाक होने वाली। अगर आपको डर लगता है तो आयतुल कुर्सी का हिस्सार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूक़ात का जिक्र करते हैं तो ये हमारे बहुत करीब आने लगती, अपनी बातें भी सुनने लगती। आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। मेरा नाम अहमद है और मैं लाहौर के डेविस रोड के इलाके से हूँ। ये मेरी हॉरर कहानी का एक हिस्सा है। अगर आपके व्यूअर्स को ये कहानी पसंद आए तो मैं मज़ीद हिस्से भी भेजूँगा। ये कहानियाँ बज़ाहिर अलग अलग हैं, लेकिन दरअसल एक बड़े पस मंज़र में आपस में जुड़ी हुई हैं। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि तकरीबन 20 साल पहले मेरी नानों का इंतकाल हो गया था। उसके बाद मेरे नाना काफ़ी बीमार रहने लगे, जिसकी वजह से हम सबको उनके पास मुंतकिल होना पड़ा ताकि हम उनकी देखभाल कर सकें। नाना का घर खासा बड़ा था और उसके साथ ही उनका बड़ा अस्पताल भी था। नाना पेशे के एतबार से डॉक्टर थे और मेरी अम्मी भी उनके साथ अस्पताल में बतौर डॉक्टर काम करती थी। मेरे अबू ज़मीनों का काम संभालते थे, इसीलिए वो ज़्यादातर गांव में ही रहा करते थे। उस मसरूफ़ ज़िंदगी के बायस अक्सर ऐसा होता था कि मैं और मेरी 2 बहनें घर में अकेले ही होते थे। नाना का घर पूरे ख़ानदान का मरकज़ समझा जाता था। तकरीबन हर वक्त कोई ना कोई कज़न हमसे मिलने आया होता था। ये सारी बातें तो पसे मंज़र थीं। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। नाना के घर के बारे में बचपन से ही तमाम कज़न्स के अलग अलग किस्से मशहूर थे। किसी को रात के वक्त चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देती थी, किसी को 3 बजे रात के सहन में बच्चे खेलते हुए नजर आते थे, और किसी ने तो ये दावा किया कि उसने कमरे में छत जितनी लंबी एक औरत को खड़े देखा है जो बस घूरती ही रहती थी। उस घर में ये बात भी आम थी कि बाज़ औक़ात किसी को दूर से अपने ही नाम की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन जब जाकर देखा जाता तो वो वहाँ मौजूद नहीं होता था। लेकिन हम सब यही समझते थे कि ये महज कज़न्स की बनाई हुई कहानियाँ हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अदनान भाई, मुझे शुरू से ही घोस्ट हंटिंग और पुरस्कार पैरानॉर्मल चीज़ों में बहुत दिलचस्पी थी। मैं हमेशा खुद से ये सब तजुर्बा करना चाहता था कि आया वाकई सब हकीकत है या सिर्फ कहानियाँ ही हैं। मगर ये मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी, क्योंकि उन चीज़ों से उलझने पर इंसान के साथ क्या कुछ हो सकता है इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अब हम सब टीनेजर हो चुके थे और हर एक ने अपनी अपनी कहानियाँ सुना रखी थी, लेकिन मैं ख़ास तौर पर इन बातों पर यकीन नहीं करता था। फिर एक साल हम सब कज़न्स मिलकर रात के वक्त लाहौर फोर्ट गए और फोर्ट स्ट्रीट पर डिनर किया। बहुत मज़ा आया, खाना भी अच्छा था और बहुत सी यादें भी बनी। वापसी पर लिफ्ट में जगह कम थी, इसलिए मैं और मेरा एक और कज़न सीढ़ियों से नीचे आ गए। दरमियान की मंजिल इंतहाई सुनसान थी और हम दोनों को एक अजीब सी कैफियत महसूस हो रही थी। एक मंजिल नीचे जाने के बाद एक ऐसी मंजिल आई जहां इंतहाई बदबू फैली हुई थी, नाकाबिले बर्दाश्त बदबू, और इसके साथ ही एक बहुत ही गंदी सी फीलिंग। वहां एक आदमी खड़ा था। वो हमारे करीब आया और हमसे बात की। उसके हाथ में एक पतंग नुमा लकड़ी की चीज़ थी, बिल्कुल वैसी जैसी शुमाली इलाकों में सजावट के लिए रखी जाती है। उस पर उसी रेस्टोरेंट का लोगो भी बना हुआ था।
उसने कहा, सर ये आपके लिए गिफ्ट है। हम हंस दिए और वो चीज़ साथ ले आए। हम बच्चे थे, हमें सब क्यूट लगा। घर आकर मैंने वो पतंग अपनी गेमिंग रूम में एक यादगार के तौर पर लगा दी। खैर कुछ दिन गुजरे और एक रात हम सब कज़न्स आधी रात को बैठे और सोचा कि ओजा बोर्ड के ज़रिए जिनों से बात की जाए। ये काम हम बचपन से करते आ रहे थे। बहुत थ्रिलर आता था, बस शुगर लगता था। हम बच्चे थे, इस चीज़ को कोई संजीदगी से नहीं लेता था। चुनाचा हमने कागज़ पर ओजा बोर्ड बनाया और बोतल के ढक्कन से पूरी रात खेले। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे कमरे में सांस लेने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें बिल्कुल ऐसी होती थी जैसे फिल्मों में ज़ोंबीज़ की आवाज़ें दिखाई जाती हैं। और अजीब बात ये थी कि ये आवाज़ें हमेशा ऐसी जगह से आती जहाँ उस वक्त मेरी नज़र नहीं पड़ सकती थी। मिसाल के तौर पे अगर मेरा मुंह टीवी की तरफ होता तो आवाज़ मेरे पीछे से, सोफे के पीछे से आती थी। ये आवाज़ें मुसलसल आती रहीं। कभी पिछला दरवाज़ा खुद ही खुल जाता था। वो कमरा बहुत बड़ा था। उसका मेन डोर एक बड़ा सा स्लाइडिंग दरवाज़ा था। बाएं तरफ एक दरवाज़ा था जो कॉरिडोर में खुलता था और उसी कमरे के दूर वाले दाएं कोने में एक दरवाज़ा था जो एक लॉबी में खुलता था। उस लॉबी के साथ 3 और कमरे थे जो सब बेडरूम्स थे। उसी गेमिंग रूम में मैं और मेरी बहनें सोती भी थी क्योंकि अकेले सोने से सबको डर लगता था। खैर वो पतंग। एक दिन मैं उठा तो मेरी अम्मी आई और आते ही कहने लगी, ये क्या फजूल सी चीज़ लगा रखी है, फेंको इसे, पता नहीं कहाँ से ले आए हो। मैंने बताया ये हमें उस तरह मिली थी, मगर अम्मी ने सख्ती से कहा, नहीं इसे फेंको, बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो अम्मी ने वो पतंग उतार कर डस्टबिन में फेंक दी। मैंने भी यही समझा कि अच्छा हुआ जान छूटी, क्योंकि मुझे उससे कुछ अजीब फीलिंग्स आती थी। 2 दिन गुजरे तो मेरी अम्मी दोबारा आई और कहने लगी, अहमद ये पतंग फिर से लगा दी है, इसे फेंको। मैं हैरान रह गया क्योंकि मैंने तो खुद देखा था कि ये फेंकी जा चुकी है। मैंने खुद वो पतंग उतारी और बाहर जाके बड़े डंप में फेंक आया। अगले दिन जब मैं उठा तो वो पतंग फिर वहीं लगी हुई थी। मैं बहुत डर गया। हर रोज़ मैं जाकर उस पतंग को कहीं ना कहीं फेंकता, मगर वो खुद यही वापस आ जाती। कभी मैंने उसे बिल्कुल अनजान जगहों पर छुपा भी दिया, लेकिन वो पतंग फिर भी वापस आती। उसी दौरान वो आवाज़ें भी आती रहीं, कभी पर्दे के पीछे से, कभी दरवाजे के पीछे से। कभी रात को सोते हुए ऐसा लगता जैसे कमरे में मेरे साथ कोई और भी मौजूद है और उसकी सांस लेने की आवाज़ साफ सुनाई देती है। कभी तो यूं महसूस होता जैसे कोई मेरे चेहरे पर अपने बाल फेंक रहा हो। मैं बहुत खौफज़दा रहा। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। उसी अरसे में मेरी बड़ी बहन के साथ भी कुछ अजीब होने लगा। वो रात के वक्त अचानक उठ बैठती, चीखें मार मार कर रोती, फिर कहती वो आ रही है, वो मुझे मारना चाहती है। अदनान भाई, जब हम उससे पूछते थे कि कौन, तो वो जवाब देती थी वो वही बड़ी सी औरत काले कपड़ों में, वही औरत जिसे बचपन में दूसरे कजन्स भी देखा करते थे। इतने ही में नाना का इंतकाल हो गया। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 19 साल थी, 20 के करीब। उन सब वाक़यात को होते होते कम से कम 7 से 8 साल गुजर चुके थे। उसी दौरान कभी अपने नाम की आवाज़ सुनाई देती, कभी घर का ही कोई फ़र्द अजीब अंदाज में चलता फिरता नज़र आता, लेकिन हकीकत में वो इंसान नहीं होता था। ऐसे लम्हों में हमेशा एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती थी, एक बेचैनी, एक खौफ, और दिल ही दिल में ये एहसास वाज़ेह होता था कि जो भी है बहुत ही बुरी है और बस हम सब के साथ खेल रही है। कुछ और वक्त गुजर गया। एक दिन मैं नाना के पुराने कमरे में बैठा हुआ था। घर में उस वक्त मैं बिल्कुल अकेला था और सामने टीवी लगा हुआ था जिस पर पूरे घर के कैमरे नज़र आ रहे थे। उनमें एक कैमरा किचन का भी था जिसमें नाइट विजन ऑन था। रात के 12 बज रहे थे और किचन में बिल्कुल अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी। मैं देख रहा था कि एक बड़ी सी अबाया पहने औरत का साया दीवार पर बन रहा है। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, वो साया हरकत करने लगा
पूरे किचन की दीवारों पर घूमता रहा, गोल गोल, बार बार, मुसलसल। मुझे शदीद खौफ महसूस हुआ, मगर मैंने सोचा कि उसकी वीडियो बना लेता हूँ और अम्मी को भेज देता हूँ ताकि वो फ़ौरन घर आ जाए। वो वीडियो आज भी मेरे पास मौजूद है। अगर आप कहें तो मैं आपको भेज सकता हूँ। आप चाहें तो वीडियो में भी दिखा सकते हैं। उस वीडियो में वही साया बिल्कुल वाज़िया नज़र आया था। एक ऐसी कमरे में जहाँ बिल्कुल ज़ीरो लाइट हो, वहाँ साया कैसे आ सकता है? दोस्तों, इस टाइम आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो जो अहमद की तरफ से भेजी गई वीडियो है, जिनके किचन में इनको एक ब्लैक शैडो दिख रहा है। बकौल इनके कि ये सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। अब आप इसे गौर से देखें। अहमद ने इसे पॉइंट भी किया। ये देखें